नमस्कार दोस्तों, अपनी बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक था पंकज। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक था पंकज, उम्र 9-10 वर्ष। एक खपरेल और मिट्टी के ढहते घर के सिवा उसके पास और कुछ नहीं था। उस घर पर भी उसके चाचाओं की नज़र लगी हुई थी। वह चाचाओं के कहे अनुसार दिन भर कड़ी मेहनत करता, लेकिन तब भी वे उसे भरपेट खाना नहीं देते थे। डांट डपट करते थे। वह अलग। अक्सर उसकी पिटाई भी होती रहती। वहाँ रहना अब उसके लिए मुश्किल हो गया था। गांव में किसी दूसरे के यहाँ उसे काम करने देने के लिए वे तैयार नहीं थे। अंततः विवश होकर वह एक रात वहाँ से भाग निकला। गांव से भागकर पंकज सीधा रेलवे स्टेशन आया। इसके लिए उसे अंधेरी रात में 3 मील पैदल चलना पड़ा था। यहाँ अपने माँ बाप के साथ वह पहले भी आ चुका था। यहाँ बाजार लगता था। उसके गांव के लोग खरीदारी के लिए यहीं आते थे। दशहरे में यहाँ मेला भी लगता था। मेला घुमाने और दुर्गा जी की प्रतिमा दिखाने उसकी माँ उसे भी ले आती थी। बचा कर रखे पैसे से माँ उसे जलेबी खिलाती थी। मेले की गर्म और मीठी जलेबी उसे बहुत अच्छी लगती थी। स्टेशन पहुंचकर पंकज सोचने लगा, वह किधर जाए। उसे मालूम था गांव के लोग काम की तलाश में शहर जाते हैं। वहाँ कामों की कमी नहीं होती। वह किसी भी शहर में चला जाएगा, कोई भी काम कर लेगा। वहाँ चाचाओं का डर तो नहीं लगेगा। जिस तरफ की गाड़ी पहले आई, पंकज उसी में चढ़ गया। वह जिस डिब्बे में चढ़ा वह स्लीपर था। उसे क्या पता कि कौन स्लीपर है और कौन सामान्य डिब्बा। वह तो पहली बार ट्रेन से यात्रा कर रहा था। लेकिन उस पर नज़र पड़ते ही एक आदमी ने उसे डांटते हुए नीचे उतार दिया। भागो यहाँ से, दूसरे डिब्बे में चले जाओ, यह स्लीपर है। उस आदमी की बात पंकज नहीं समझ सका। नीचे खड़ा हो चुपचाप देखता रहा। उसने देखा इस डिब्बे के सभी व्यक्ति सोए थे और पास वाले दूसरे डिब्बे के व्यक्ति बैठे हुए थे। अब वह जान गया कि वह सोने वाला डिब्बा है, लेकिन बैठने वाले डिब्बों में बहुत भीड़ थी। वह चाहकर भी उनमें नहीं चढ़ सकता था। जब गाड़ी खुलने लगी तो वह इस स्लीपर में ही पुनः चढ़ गया। डांटने वाले व्यक्ति को समझा देगा कि दूसरे डिब्बे में जगह नहीं है, पर वह डांटने वाला व्यक्ति इस बीच अपनी बर्थ पर जाकर सो गया था। पंकज डिब्बे के भीतर आगे बढ़ गया। दोनों और सोए लोगों के बीच एक कोने में उसे थोड़ी जगह नजर आई। वह चुपके से वहां पहुंच गया, लेकिन बैठने के लिए वह जैसे ही झुका, उसकी नज़र नीचे गिरे एक बटुए पर चली गई। उसने देखा कि सामने की बर्थ पर एक मोटी महिला सोई थी। जरूर यह उसी का बटुआ होगा। पंकज के बाल मन में तरह तरह के विचार आने लगे। संभव है इस बटुए में रुपए हो, संभव है दूसरी चीज़ें भी हो। हठात इसी वक्त उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई। उसकी माँ ने मरने से पूर्व 3 बातों को उसे बराबर याद रखने के लिए कहा था। पहली, चोरी न करना। दूसरी, हिम्मत न हारना। और तीसरी, दूसरों की सहायता करना। माँ उसे बताया करती थी कि जो चोरी नहीं करता वह सबका विश्वास पात्र बन जाता है, जो हिम्मत नहीं हारता वह विजयी होता है, तथा जो दूसरों की सहायता करता है दूसरे भी उसकी सहायता करते हैं। दूसरों की सहायता करने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। पंकज ने बटुआ उठा लिया। अब उस मोटी महिला को जगाने के लिए वह उसकी ओर संबोधित हुआ, पर वह जाग चुकी थी। सवेरा हो रहा था। लेटे लेटे वह ऊपर की ओर ताक रही थी। पंकज ने उसे बटुआ थमाते हुए कहा, यह आपका ही बटुआ है, नीचे गिरा हुआ था। उस महिला ने फुर्ती से अपना बटुआ उससे ले लिया। उसके मुंह से अपने आप निकल गया, हाँ, लेकिन वह कैसे गिर गया। उसने अपने सारे सामान पर नज़र डाली। सारा सामान सुरक्षित था। बटुआ खोलकर उसके अंदर भी जांच की। अंदर की चीज़ें भी सही सलामत मौजूद थी। अब उसकी नज़रें पंकज पर आकर टिक गई। बटुआ लेने वाले इस लड़के के प्रति उसकी आंखों में स्नेह और सहानुभूति के सहज भाव झलक आए। उसने आत्मीयता से पूछा, कौन हो तुम। पंकज ने बताया, अर्जुनपुर गांव का हूँ। क्या नाम है। पंकज। साथ में है और कोई। नहीं। कहाँ जा रहे हो।
शहर। वहाँ कौन रहता है तुम्हारा? कोई नहीं। माँ है? नहीं। बाप है? नहीं। अब उस महिला का मन उसके प्रति दया से भर गया। वह एकटक उस भोले भाले ग्रामीण बालक को देखने लगी। इस बीच उस महिला के पति और पुत्र भी उठ गए। वे ऊपर सोए थे। उनकी बातचीत सुन वे नीचे उतर आए थे। पति कृष्ण बिहारी डॉक्टर थे और संदीप उनका इकलौता लड़का। संदीप की उम्र लगभग पंकज की उम्र जितनी ही थी। उसे पंकज बहुत अच्छा लगा। वे एक बाल नौकर की खोज में थे। संदीप ने आग्रह किया, इसे ले चलो मम्मी, मैं इसके साथ खेलूंगा। डॉक्टर कृष्ण बिहारी दोनों पति पत्नी अंग्रेजी में आपस में सलाह करने लगे। इसे ले चलना ठीक होगा या नहीं? ऐसे अनजान लड़के को रखना खतरनाक भी तो हो सकता है। इसी समय बगल की बर्थ पर जाग कर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठ चुका था। वह पंकज से पूछ उठा, क्या काम कर सकते हो? वह व्यक्ति उस महिला और पंकज की बातचीत सुन चुका था। पंकज ने जवाब दिया, सब काम करूँगा। उस व्यक्ति ने फिर पूछा, गाय की देखभाल करोगे? सानी पानी करना जानते हो? पंकज ने कहा, हाँ। इससे पहले कि वह व्यक्ति पंकज को अपने साथ ले चलने की बात कहे, डॉक्टर कृष्ण बिहारी की पत्नी अब तपाक से बीच में बोल पड़ी, हमने इससे पहले ही बातचीत कर ली है, इसे हम ले जा रहे हैं। उन्हें लगा कि अब और विलंब करेंगे तो यह लड़का हाथ से निकल जाएगा। अच्छा या बुरा जैसा होगा घर ले जाकर परख लेंगे। पंकज उनके साथ चला आया। सचमुच उनका परिवार बहुत छोटा था। डॉक्टर साहब, उनकी पत्नी और इकलौता बेटा संदीप। शहर में उनका मकान बहुत बड़ा और अच्छा था। डॉक्टर साहब शहर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मकान के किनारे ही उनका क्लिनिक था। वहाँ सुबह से शाम तक रोगियों की भीड़ लगी रहती थी। दूसरे किनारे एक छोटा सा कमरा था। वह नौकर के लिए बना था। पंकज के रहने की व्यवस्था उसी कमरे में की गई। मालकिन ने उसे उसका काम समझा दिया। वैसे तो डॉक्टर साहब के यहाँ काम करने एक दाई आती थी, एक रसोइया आता था, उनके 3-4 कंपाउंडर आते थे, लेकिन वे सब शहर में दूसरी जगह रहते थे। सुबह समय से आते थे और शाम समय से चले जाते थे। उनके यहाँ बराबर रहने वाला पंकज अकेला नौकर था। उसे यह पता चल गया था कि उससे पहले एक और नौकर रहता था। वह सामान चुरा कर भाग गया था, इसलिए उसके प्रति भी मालिक मालकिन सतर्क रहते थे। पंकज ने महसूस किया कि उसकी ईमानदारी जांचने के लिए मालकिन जानबूझकर कई बार कमरे में रुपए गिरा देती थी। सोने की अपनी अंगूठी निकालकर बिस्तर पर रख देती, फिर लुक छिप कर देखती रहती। लेकिन अपनी माँ की पहली सीख के अनुसार वह रुपए और जेवर उठाकर मालकिन को थमा देता। अपनी माँ की इस पहली सीख के चलते जल्द ही वह मालिक मालकिन का विश्वास पात्र बन गया। उसके प्रति उनकी शंका खत्म हो गई। उसकी निगरानी भी उन्होंने छोड़ दी। उनकी आपसी बातचीत भी पंकज सुन चुका था। यह लड़का चोर नहीं है, गांव का सीधा सच्चा लड़का है। पंकज के जिम्मे जो काम दिए गए थे उसमें संदीप के काम अधिक थे, घर के काम कम। सुबह संदीप को तैयार कर उसे स्कूल बस तक छोड़ना होता। संदीप के स्कूल जाने के बाद वह रसोई के कामों में सहयोग करता। इसके बाद संदीप के स्कूल में आते ही फिर संदीप से ही लगा रहता। पढ़ाई समाप्त कर संदीप के खेलने के समय उसकी बॉल, हॉकी आदि लेकर वह खेल के मैदान में पहुंच जाता। संदीप के खेल का मैदान बाहर नहीं था, उसके मकान के अहाते के अंदर ही उसके खेलने का मैदान बना था। संदीप के साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। संदीप से उसकी दोस्ती हो गई थी। संदीप भी उसके साथ नौकर की बजाय एक मित्र जैसा ही व्यवहार करता। अपने स्कूल में घटी घटनाएं सुनाता, उसे अपने मित्रों व शरारती छात्रों के बारे में बताता। सुबह बिस्तर से उठते ही पंकज फुर्ती से अपने कामों में लग जाता। मालिक मालकिन को कभी उसे कोई बात याद दिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे मालिक मालकिन उस पर बहुत खुश रहने लगे थे। वे उसका विशेष ख्याल करने लगे थे। इस संबंध में भी उनकी आपसी बातचीत वह सुन चुका था। यह लड़का तो हीरा है, बिना कुछ कहे अपने सारे काम निपटा देता है। उस पिछले नौकर को तो एक काम के लिए कई कई बार कहना पड़ता था। सचमुच पंकज बहुत अच्छा लड़का है। पंकज के दिन फिर गए थे। अब उसे अपने गांव और वहाँ के लोग याद नहीं आते थे। कभी याद आते तो
किसी दुःस्वप्न की तरह। काम से बच्चे समय में वह अपने कमरे में बैठकर पढ़ता। संदीप उसे अक्षर ज्ञान सिखाता। उसे अब कोई तकलीफ नहीं थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इस नए घर ने उसे नया जीवन दिया था। देखते देखते कैसे 3 वर्ष गुजर गए, पंकज को पता तक नहीं चला। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घट गई जिससे पूरे परिवार को सुख चैन छिन गया। सब दुखी और परेशान हो गए, सबके होश उड़ गए। हुआ यह कि एक रोज़ स्कूल से ही कुछ बदमाशों ने संदीप का अपहरण कर लिया। लेकिन अपहरण की सूचना भी दूसरे दिन मिली। उस दिन जब शाम तक संदीप स्कूल से नहीं लौटा तो डॉक्टर साहब ने स्कूल से पूछताछ की। शिक्षकों व प्राचार्य के अनुसार स्कूल में संदीप पूरे समय तक उपस्थित था। स्कूल बस के ड्राइवर से पूछताछ की गई। उसने बताया कि संदीप बाबा बस में नहीं चढ़े थे, वह स्कूल गेट पर भी नहीं थे। तब संदीप कहाँ चला गया, वह कैसे गुम हो गया? डॉक्टर साहब ने कहाँ कहाँ फ़ोन नहीं किया, लेकिन कहीं से भी अनुकूल जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन दरवाजे के बाहर टंगे लेटर बॉक्स में कोई पत्र डाल गया। उस पत्र से पता चला कि संदीप का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने संदीप की मुक्ति के लिए एक बड़ी राशि की मांग की थी। अपहरणकर्ताओं का पत्र पढ़कर डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी दोनों निढाल होकर गिर से पड़े। उनके पास इतने रुपए नहीं थे कि अपहरणकर्ताओं को दे सके। पंकज के अंतर्मन में भी हाहाकार मच गया। संदीप के बिना उसे भी यह घर सूना सूना लगने लगा था। संदीप का भाव उसे बहुत कचोटने लगा। पति पत्नी ने तो खाना पीना तक छोड़ दिया, मरीजों को देखना भी उन्होंने बंद कर दिया। हताश होकर वह टेलीफोन के पास बैठे रहते कि शायद कहीं से संदीप के आने की सूचना मिल जाए। पुलिस का खोज अभियान जारी था। नगर के एसपी रोज आकर डॉक्टर साहब को सांत्वना दे जाते। संदीप का अपहरण कैसे हुआ, इस पर पुलिस और डॉक्टर साहब के मित्रों की राय अलग अलग थी। कुछ लोगों के अनुसार स्कूल के गेट पर खड़े संदीप को अचानक डॉक्टर साहब के आने की सूचना दे कुछ लोग उसे लेकर चंपत हो गए होंगे। कुछ लोगों के अनुसार बेहोशी की दवा लगे रुमाल को उसे सुंघाकर लोग उसे ले गए होंगे। कुछ लोगों के अनुसार स्कूल बस के ड्राइवर को अपने साथ मिलाकर अपहरणकर्ताओं ने ऐसा किया होगा। पुलिस द्वारा ड्राइवर से भी पूछताछ जारी थी। इसमें सच क्या था किसी को पता नहीं। संदीप के आने पर ही सच का खुलासा हो सकता था कि उसका अपहरण कैसे हुआ। इन सब में से जो कुछ भर कर सामने आया वह यह था कि कस्बे से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर जो दौलतपुर की पहाड़ी और जंगल है, उसी में लुटेरे रहते थे जो पहले भी अपहरण की वारदातें कर चुके हैं, लेकिन वे आज तक पकड़े नहीं जा सके। पंकज अनुभव कर रहा था संदीप के वियोग में मालिक मालकिन की हालत खराब होती जा रही थी। वे एक सप्ताह के अंदर ही एकदम दुबले हो गए थे। उनके चेहरे पीले, उदास और सूखे जान पड़ते। वे दिन रात गमगीन रहते। मालकिन तो संदीप की तस्वीर देख अक्सर बिलख उठती। कभी कभी तो पंकज को पकड़कर भी रोते हुए उससे पूछती, संदीप कहाँ चला गया मेरा पंकज, कहाँ चला गया? मालिक मालकिन का दुख पंकज से अब और नहीं देखा जा रहा था। संदीप की वापसी की सूचना कहीं से भी नहीं आ रही थी। ऐसे में संदीप की खोज में निकलने का उससे निर्णय किया। इस घर को बर्बाद होने से बचाने के लिए संदीप को ढूंढ कर लाना बहुत जरूरी था। पंकज जानता था उसे छोटा लड़का समझ मालिक मालकिन नहीं जाने देंगे। जब पुलिस और बड़े लोग संदीप को नहीं खोज पा रहे थे तो वह क्या खोजेगा, पर वह नहीं माना। एक रात चुपके से वह मालिक मालकिन को सोए छोड़ दबे पांव घर से निकल गया। घर के निकलने के बाद पंकज तेजी से बस स्टैंड पहुंचा। उसने सुना था अपहरणकर्ता अपहृत व्यक्ति को ट्रेन के मार्ग से नहीं ले जाते, बस वाले मार्ग से ही ले जाते हैं। वह बस स्टैंड से दौलतपुर जाने वाली पहली बस पर चढ़ गया। चलते ही बस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। वह लंबी दूरी की बस थी। शहर की सीमा से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गई। कंडक्टर यात्रियों के बीच पहुंच टिकट देखने लगा। पंकज बिना टिकट के ही बस में चढ़ गया था। उसके पास पैसे भी नहीं थे। कंडक्टर जब उसके पास आया तो वह घबरा गया। उसने नया टिकट दिखाया और नए पैसे दिए। कंडक्टर ने डांटते हुए पूछा, कहाँ तक जाओगे? उसने जवाब दिया, अगले गांव तक। कंडक्टर ने फिर पूछा, किस गांव तक? उसने फिर से वही जवाब दिया, अगले गांव तक।
कंडक्टर ने अगले बस स्टॉप पर उसे उतार दिया। बिना भाड़े के वह उसे नहीं ले जा सकता था। अब तक सुबह हो गई थी। पंकज के साथ समस्या यह थी कि अब वह आगे कैसे जाएं। घर से तो वह खाली हाथ चला था, लेकिन जल्दी उसे मार्ग सूझ गया। यहाँ तक जैसे वह पहुँचा है वैसे ही आगे तक भी पहुँच सकता है। उसने दूसरी बस पकड़ ली। उस दूसरी बस ने भी बिना भाड़े का यात्री जान उसे आगे उतार दिया। उसके बाद उसने तीसरी बस पकड़ ली। इसी तरह वह लगातार आगे बढ़ता रहा। दोपहर के बाद वह बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में आ गया था। ऊबड़ खाबड़ कच्ची सड़क, दूर दूर तक फैले खेत, घने बगीचे, सड़क के किनारे बसे गांव, कच्ची मिट्टी के घर, फूस की झोपड़ियाँ, थोड़ी दूर पर जंगल और उसके पार पकड़ी। संभव है ऐसी ही किसी तरह अपहरणकर्ताओं ने संदीप को छिपा रखा होगा। पंकज के कदम जिस गांव के पास रुके वहाँ एक नलका था। गांव की औरतें नलके से अपने घड़े भर रही थी। जरूर यह सरकारी नलका था। पंकज के गांव में भी ऐसा एक नलका था। जिसके घर नलका नहीं होता वे उस नल से पानी ले जाते। शायद उसी तरह का यह भी नलका था। एक बुढ़िया अपना घड़ा लेकर बैठी हुई थी। वह काफ़ी बूढ़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी। वह बाल एकदम सफ़ेद थे। वह कमज़ोर भी लग रही थी। अपना घड़ा भरने के लिए वह बार बार जवान औरतों से कह रही थी, लेकिन औरतें उसकी बात को अनसुनी कर अपने घड़े भर चल देती। जाते हुए उस पर फिक्रे भी कसती जाती। जवाब में वह बुढ़िया भी उन्हें गालियाँ बकती। उसकी गालियाँ सुन वे सब हंसते हुए उसे चिढ़ाती। वह डंडा लेकर उन पर दौड़ती, फिर लौटकर वहीं आ बैठती। थोड़ी देर में सभी औरतें पानी लेकर चली गई। निराश बुढ़िया अब समय अपना घड़ा भरने लगी। अपने कमज़ोर हाथों से वह मुश्किल से नलका चला पा रही थी। पंकज ने आगे बढ़ उसके हाथ से नलके की हत्ती संभाल ली। उसने बुढ़िया को एक किनारे बिठा दिया। बुढ़िया उसे प्यार से देखने लगी। घड़ा भरने के बाद बुढ़िया ने उससे पूछा, कहाँ रहते हो बेटा, कहाँ जा रहे हो? पंकज ने फट जवाब दिया, शहर में रहता हूँ, आगे के गांव में जाना है। उसे आशीष देते हुए बुढ़िया अपनी कमज़ोर कमर पर घड़ा उठाने लगी। पंकज ने यहाँ भी बुढ़िया की सहायता की। घड़ा अपने सिर पर ले लिया और कहा, चलो अम्मा, आपके घर तक पहुँचा दूँ। बुढ़िया ने घर पहुँचकर पंकज से और बातचीत की। उसे भूखा जान खाना खिलाया। कहा, अब रात हो गई है, रुक जाओ, कल चले जाना। अनुभवी बुढ़िया को लग गया कि पंकज अनाथ लड़का है, ऐसे ही भटक रहा है। वह पंकज पर अपना विशेष स्नेह उड़ेलने लगी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि पंकज को नहीं जाने देगी, अपने बुढ़ापे का सहारा बनाकर रखेगी। दूसरे दिन भी उसने पंकज को रोक लिया। मोहल्ले में उसे अपने रिश्तेदार का लड़का बता दिया। पंकज के लिए उसने अच्छा खाना बनाया। दिन भर उस पर अपने प्यार की वर्षा करती रही। रात में उसे अपने पास लेकर सोई। राजा रानी की कहानियाँ सुनाकर उसका मन बहलाया। किस्से कहानियों के बीच ही पंकज ने उससे जानना चाहा, क्या इस गांव में चोर डाकू रहते हैं अम्मा? शहर से लड़कों को चुरा कर यहाँ लाते हैं? जवाब में बुढ़िया ने उसे समझाया, नहीं बेटा, इस गांव का हर घर मेरा जाना पहचाना है। सभी घरों में जाती हूँ। बच्चों को चुराने वाला गिरोह आसपास के किसी गांव में नहीं रहता। ऐसे गिरोह तो सामने वाले जंगल के पास वाली पहाड़ी में रहते हैं। पंकज को भी लगा बुढ़िया ठीक ही कह रही है। इस गांव में तो सबका एक दूसरे के यहाँ आना जाना है। चोरी से लाए बच्चे यहाँ छिपने वाले नहीं। उसे बुढ़िया से ही पता चला कि जंगल और पहाड़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, नदी के उस पार है। तीसरी रात पंकज बुढ़िया को सोए छोड़ आगे बढ़ चला। बुढ़िया के स्नेह में बंद वह कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहता था। बुढ़िया के गांव से वह आगे निकल गया। फिर उसके बाद भी कई गांव पार करने के बाद वह दिन ढलते ढलते नदी के किनारे पहुंचा। वह थक गया था। उसे भूख भी लग गई थी। सामने विशाल नदी बह रही थी। उस पार जाने के लिए कोई पुल नहीं था। नाव से आना जाना होता था, लेकिन उसके पास नाव का भाड़ा नहीं था। मल्लाह ने उसे नाव पर नहीं चढ़ने दिया। एक वृक्ष की छांव में बैठकर वह नाव पर चढ़ने लोगों को देखता रहा। कुछ देर बाद एक सेठ का परिवार आया। बीवी, बच्चे और काफ़ी सामान। उन्हें उस पार जाना था। पंकज को घाट का नन्हा कुल्ली समझ सेठ ने बुलाया। वह फौरन सेठ के पास चला गया। सेठ ने अपना सामान नाव में चढ़ाने को कहा। वह खुशी खुशी काम में जुट गया। माँ की तीसरी सीख उसे याद थी, बिना दूसरों की सहायता किए उसे सहायता मिलने वाली नहीं है।
सेठ ने कार्य के लिए मैं उसे मजदूरी देनी चाहिए। उसने रुपए लेने से मना कर दिया। कहा मुझे भी नदी के उस पार लेते चलिए। सेठ ने उसे अपने साथ नाव में चढ़ा लिया। पानी पर नाव तैर चली। जल में उछलती कूदती मछलियाँ और जल के भीतर उल्टते पलटते जलचर नजर आने लगे। जल का स्पर्श लेकर ठंडी हवा बहती रही। पहली बार वह नाव से यात्रा कर रहा था। नदी में चलती नाव उसे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन पेट की भूख उसे बेचैन किए हुए थी। नाव जब बीच नदी में पहुंची तो सेठ परिवार ने घर से लाया अपना भोजन खाना शुरू कर दिया। सेठ की पत्नी ने गरीब का बच्चा समझ उसे भी खिलाया। भूख के वक्त इस बीच नदी में उसे खाना मिल गया। उसे अपनी यात्रा शुभ जान पड़ी। शायद संदीप का पता वह लगा ले। अचानक इसी गांव बीच सेठ की पत्नी की गोद से उसका बच्चा उछलकर नाव से गिरने को हुआ। अगर पंकज ने लपक कर उसे थाम नहीं लिया होता तो वह नदी के गर्भ में समा जाता। अब तो सेठ पति पत्नी के लिए वह विशेष प्रिय हो गया। वे रास्ते भर उसकी तारीफ करते रहे। उस पार उतरते पर भी सेठ पति पत्नी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। अपने यहाँ उसे नौकर रखने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। कहा तुम्हारे खाने पीने रहने और कपड़े लत्ते की सारी व्यवस्था हम करेंगे, वेतन भी देंगे। तुम्हारे जैसे अच्छे नौकर की हमें बहुत दिनों से तलाश है। लेकिन पंकज तैयार नहीं हुआ। जाते हुए सेठ पति पत्नी ने इनाम के रूप में कुछ रुपए उसके हाथ में रख दिए। उन्हें लेकर पंकज पुनः आगे बढ़ चला। शाम गिरते गिरते वह एक कस्बे में पहुंचा। उसने वहीं रात गुजारी। एक दुकान पर लिट्टी खाकर कस्बे की धर्मशाला में सो गया। वहाँ काफ़ी लोग सोए थे। वह धर्मशाला कस्बे के लावारिसों का रात्रि स्थल था। वहाँ लोगों की बातचीत से उसे पता चला कि लुटेरे और बच्चों को चुराने वाला गिरोह दक्षिण की पहाड़ी पर रहते हैं। सुबह एकदम तड़के ही पंकज उस कस्बे पे चल पड़ा। गांव के किनारे किनारे होकर वह चलता रहा। थकान और भूख का अनुभव होने पर उसने एक जगह सड़क की दुकान पर सत्तू खा लिया। एक वृक्ष के नीचे लेटकर थोड़ी देर आराम कर लिया। फिर तरोताजा हो आगे बढ़ चला। निरंतर आगे बढ़ने की धुन में वह रास्ता भूल गया। जिसे वह बगीचा समझ रहा था वह एक घना जंगल था। उसकी योजना दिन में जंगल की ओर आने की थी, लेकिन गिरती शाम में वह यहाँ पहुंचा था। अब न तो वह जंगल पार कर सकता था और न पीछे ही लौट सकता। इसी क्षण बगल में उसे किसी पक्षी की कर्कश आवाज़ और उसके डेनों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ी। उसने मुड़कर देखा। बगल में ही एक मोर एक बड़े सांप पर झपट्टा मार रहा था। अपने बचाव में वह सांप फन फैलाकर फुंकारता और इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। पंकज जानता था मोर सांप को मारकर खा जाएगा। सांप मोर के आहार होते हैं। उसे लगा अपने बचाव के लिए सांप उसे पुकार रहा है। उसने तत्क्षण पत्थर का एक टुकड़ा उठा मोर की ओर आवाज़ लगाई, हट हट, और मोर को डराने के लिए उसकी बगल में पत्थर के टुकड़े को फेंका। फिर उसने एक दूसरा पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। अपना हाथ प्रहार के लिए उसने मोर की ओर तान दिया। उसका इरादा भाप मोर फुर से उड़ गया। मोर के जाने के बाद सांप ने फन उठाकर उसे एक नज़र देखा, फिर किसी झाड़ी में गुम हो गया। अब रात हो रही थी, जंगल की रात। जंगल के इस पहले दृश्य को देखकर ही पंकज कुछ डर गया था। जंगल के इन हिंसक जीव जंतुओं के बीच वह कैसे रात गुजारेगा? लेकिन वहाँ रात गुजारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था। सुबह होने से पहले वह कहीं नहीं जा सकता था। पास ही के एक घने वृक्ष पर पंकज चढ़ गया। नीचे रात गुजारने की अपेक्षा वृक्ष पर चढ़ जाना उसे ज़्यादा सुरक्षित जान पड़ा। वह पेड़ पर चढ़ना जानता था। अपने गांव के दोस्तों के साथ पेड़ पर चढ़ने उतरने का खेल खेल चुका था। पेड़ की ऊंची डाली पर एक जगह वह बैठ गया। पेड़ के तने को उसने मजबूती से पकड़ लिया। चांदनी रात थी। वृक्ष की ऊंची डाली से पंकज पूरे जंगल को देख रहा था। चांदनी रात में उसे पूरा जंगल भयानक जान पड़ता था। अगर अंधेरी रात होती तो किसी जंगली जानवर की नज़र उस पर नहीं पड़ती। इस चांदनी रात में वह अपने को कैसे बचा पाएगा? वृक्ष के पत्तों के बीच अपने को छिपाने का उसने भरसक प्रयास किया। कुछ समय बाद जंगल के पशु एकाएक जोर जोर से बोलने लगे। पंकज डर गया। यह सब क्या होने लगा? इसका
बाद शीघ्र ही एक बड़ा सा खूंखार बाघ उसे आता दिखाई दिया। बाघ पर नजर पड़ते ही उसका कलेजा भय से कांप उठा। बाघ उस वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया जिस पर पंकज बैठा था। उसने माथा उठाकर पंकज को देखा, फिर वही वृक्ष की जड़ के पास बैठ गया। पंकज ने सुना था बाघ मनुष्य की गंध जान लेता है, शायद उसका गंध पर ही बाघ यहाँ आ गया था। अब वह नहीं बच सकता। उसने अपने को गहरे संकट में फंसे पाया, लेकिन अपनी माँ की दूसरी सीख उसे याद आ। माँ कहती थी, जो हिम्मत नहीं हारता वह विजयी होता है। उसने अपने मन को कड़ा कर लिया। बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। वह जिस पेड़ पर चढ़ा है उसके नीचे का हिस्सा एकदम सीधा और चिकना है। बाघ प्रयास करके भी उस तक नहीं पहुंच सकता। सुबह कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। संभव है कोई शिकारी जंगल में आ जाए और बाघ भाग जाए। संभव है बाघ कोई कोई दूसरा शिकार नजर आ जाए। पंकज वृक्ष की डाली को थामे रात बीतने की प्रतीक्षा करता रहा। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई। भय और चिंता की वह रात तो जैसे पहाड़ हो गई थी। लेकिन सुबह भोर के उजाले में बाघ पर नजर पड़ते ही पंकज का मन सुगध आश्चर्य से भर गया। बाघ टांगें फैलाए पड़ा था। उसकी पसलियां भी नहीं चल रही थी। तो क्या बाघ मर गया? वह कैसे हो गया? पंकज ने गौर से देखा। बाघ के पास ही एक सांप फन फैलाए बैठा था। वह सांप को पहचान गया। यह तो वही है जिसकी रक्षा उसने मोर से की थी। तो क्या बदले में सांप ने ही उसकी रक्षा की है? अपनी माँ की तीसरी सीख का सुखद परिणाम देख वह हर्षित हो गया। फिर अपने मन को उसने समझाने की कोशिश की। यह भी तो हो सकता है कि अपने बिल के पास पड़े बाघ को क्रोध में आकर सांप ने डस लिया हो। कुछ भी हो सकता है। जो भी हुआ उसके लिए अच्छा ही हुआ। पंकज अब वृक्ष से नीचे उतरने लगा, लेकिन वहां बैठे सांप को देखकर वह डर भी रहा था। शायद सांप ने उसका डर भांप लिया। वह एक झाड़ी में गुम हो गया। पंकज वृक्ष से उतर वहां से चल पड़ा। यह समझ नहीं पा रहा था कि उत्तर दिशा की ओर जाए या दक्षिण दिशा की ओर। सेठ द्वारा 10 रुपयों में से एक सिक्का उसने हवा में उछाल दिया। अगर सिक्का चित्त गिरेगा तो वह दक्षिण की ओर जाएगा और पट गिरेगा तो उत्तर की ओर। सिक्का चित्त गिरा था। पंकज दक्षिण की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में खाने के लिए बेर और अमरूद तोड़ लिए। वह तेजी से आगे बढ़ चला। अब जमीन पथरीली हो गई थी। उसे लगा वह पहाड़ की ओर बढ़ रहा है, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते वह फिर एक जंगल में आ गया। यह छोटा जंगल था। पेड़ भी छोटे थे, शायद पहाड़ी जंगल था। अचानक उसे दूर से बंदूकों की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। उसे लगा आगे वाले जंगल से आवाज़ें आ रही है। एक पेड़ पर चढ़कर वह देखने लगा। सामने वाले जंगल से देर तक आवाज़ें आती रही। कारतूसों का उड़ता धुआं भी दिखता रहा। उसने अनुमान लगाया शायद शिकारी जंगली जानवरों को मार रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उस उबड़ खाबड़ रास्ते से लौटते पुलिस के जवान उसे नजर आए। दूर खड़ी पुलिस की जीप भी उसे नजर आई। जीप में बैठकर लौटती पुलिस को वह देखता रहा। अब वह जान गया कि पुलिस और लुटेरों के बीच भिड़ंत हुई होगी। संदीप को भी लुटेरों ने कहीं इधर ही छिपा कर रखा होगा। पंकज वृक्ष से उत्तर पुनः चल पड़ा। अब वह उस जंगल की ओर बढ़ चला जिधर गोलियां चली थी। वहां पहुंचने पर कारतूस के खोलों को उसने बिखरे पाया। वहां कोई नहीं था। वृक्षों के पक्षी भी वहां से उड़ चुके थे। वह सतर्क होकर आगे बढ़ता रहा। काफी दूर आगे जाने पर उसे कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कराहने की वह आवाज़ उसे जानवर की नहीं, मनुष्य की जान पड़ी। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, कहीं कोई नज़र नहीं आया। उस आवाज़ तक पहुंचने के लिए उसने इधर उधर भाग दौड़ की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में एक वृक्ष की ऊंची डाली पर चढ़ वह देखने लगा। उसे पहाड़ी झरने के पास जंगली झाड़ियों में पड़ा एक आदमी नजर आया। अपनी वेशभूषा और हुलिये से वह लुटेरा लग रहा था। पंकज को यह समझते देर नहीं लगी कि पुलिस की गोली से घायल हो यह झाड़ी में छिपा है। झाड़ियों के बीच वह ऐसा छिपा था कि पंकज वृक्ष पर नहीं चढ़ता तो वह दिखाई नहीं पड़ता। वृक्ष से उतर पंकज शीघ्र उसके पास पहुंच गया। वह काफ़ी जख्मी था। प्यास से उसका दम निकल रहा था। पंकज ने झरने से पानी ला उसे पिलाया। पानी पीकर उसने आंखें खोली। पंकज की सहायता से वह झाड़ी से बाहर आया। पंकज ने झरने के पानी से उसके जख्म साफ किए। अपने पास बचे फल उसे खिलाए। उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन वह चलने लायक नहीं हुआ। पंकज उसकी सेवा में लगा रहा। पुनः रात हो गई। पंकज सारी रात उसकी सेवा करता रहा। दूसरी सुबह वह कुछ ठीक अनुभव करने लगा।
दूसरी सुबह वह कुछ ठीक अनुभव करने लगा। पंकज ने ताजे फल तोड़कर उसे खिलाए। जब उसने पंकज के बारे में जानना चाहा, कौन हो तुम और इस बीहड़ जंगल में कैसे पहुंचे, पंकज ने अपनी सारी बात उसे सच सच बता दी। पंकज का अनुमान सही था, वह लुटेरा था। उसके गिरोह के लोगों ने ही संदीप का अपहरण किया था। उसने अपने गले से सोने का भारी चेन निकाल पंकज को देते हुए लौट जाने के लिए कहा। यह बहुत कीमती चेन है, इसे बेचकर राज करना। लेकिन पंकज ने चेन लेने से इनकार कर दिया। बिना संदीप को साथ लिए वह लौटने को तैयार नहीं हुआ। वह लुटेरा पंकज के उपकारों से दब गया था। पंकज को अपना प्राण रक्षक समझने लगा था। दिन में पुलिस और लोगों की नज़र से बचने के लिए वह पंकज के साथ जंगल में ही छिपा रहा। लेकिन रात होते ही पंकज को साथ ले पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वह लंगड़ाते हुए चल रहा था। सहारे के लिए उसने पंकज को पकड़ रखा था। काफ़ी दूर चलने और ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद वह पंकज के साथ दो पहाड़ियों के बीच बनी एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा बिल्कुल घर की तरह बनी हुई थी। उस घर में घुसते ही संदीप को देख पंकज खुशी से उछल पड़ा। संदीप के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दोनों दौड़कर एक दूसरे के गले लग गए। पंकज के साथ आने वाले उस लुटेरे ने वहां उपस्थित सभी लुटेरों को उसके बारे में बता दिया। सभी ने उसे संदीप के बदले कोई भी चीज़ लेने का आग्रह किया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। उसने जिस लुटेरे की रक्षा की थी वह उस गिरोह का मुखिया था। उसके कहे अनुसार संदीप को छोड़ने पर सब राजी हो गए। अगली सुबह पंकज और संदीप की आंखों पर पट्टी बांध वे चल पड़े। पहले कुछ दूर तक पैदल गए, फिर एक जीप पर बिठाया। लगातार 2 घंटे की यात्रा के बाद वे रुक गए। डॉक्टर साहब के निवास से कुछ ही दूर उन्हें उतार कर और उनकी आंखों से पट्टी खोल वे लौट गए। पंकज और संदीप जब अपने घर के सामने पहुंचे तो सुबह के 10 बज रहे थे। अब बिना विलंब किए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए तेजी से अपने घर की ओर दौड़ चले। एकाएक घर में उनके पहुंचने पर एक क्षण के लिए डॉक्टर साहब और उसकी पत्नी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वे खुशी से जैसे पागल हो उठे। पंकज ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने संदीप के साथ पंकज को भी अपने सीने से लगा लिया। पंकज का माथा चूमते हुए पति पत्नी दोनों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। तुमने हमारे लिए जो किया वह कोई नहीं कर सकता था। आज मैं तुम नौकर नहीं, हमारे दूसरे बेटे हो। उन्होंने पंकज का नाम भी एक अच्छे स्कूल में लिखा दिया। संदीप के कमरे में ही